नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। हाल के कुछ महीनों में आपने सुना होगा, कई बार खबरें आई हैं पालतू कुत्तों के हमले की। सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर, खास तौर पर बच्चों पर, कई बार तो ऐसे में बच्चों के बहुत घायल होने की भी खबर आई है। और कुछ महीने पहले एक काम करने वाले मजदूर के बच्चे की इसमें मौत तक हो गई थी। तो लोग अपने घरों में पालतू कुत्ते रख रहे हैं, लेकिन क्या उनकी देखभाल ठीक से हो पा रही है? आज फिर कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है, इसलिए एक बार फिर से जरूरी है आज इस मुद्दे पर बात करना। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में स्कूल जा रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया है। कुत्ते ने बच्चे के हाथ में बुरी तरह से काटा और ये पूरी घटना या ये हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये मामला जो है वो ला रेजिडेंशिया सोसाइटी का है। यहां पर लिफ्ट में जा रहे बच्चे पर, वो बच्चा जो अपनी मां के साथ जा रहा था, जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। कुत्ता उसी लिफ्ट में था। पालतू कुत्ते को संभालने में जो उसके पेट ओनर्स थे, जो उसको पालने वाले थे, वो नाकाम रहे। बच्चे को कुत्ते ने जख्मी किया। और ये आज का मामला है ग्रेटर नोएडा के ला रेजिडेंशिया सोसाइटी के। लेकिन इस मामले की वजह से कई पिछले मामलों का भी जिक्र करना जरूरी है, जो पिछले कुछ महीनों में लगातार हुए हैं। कुत्तों के हमले के बढ़ते रहे हैं मामले। कई मामले सामने आए हैं, जैसे 10 नवंबर को ही ग्रेटर नोएडा के ही यूनिटेक होराइजन सोसाइटी में एक गार्ड पर, सिक्योरिटी गार्ड पर कुत्ते ने हमला किया। जो महिला उस कुत्ते के साथ थी वो उसे संभाल नहीं पाई। कुत्ते के हमले में गार्ड घायल हो गया। इससे पहले 19 अक्टूबर को नोएडा में ही द गोल्डन पाम सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने, ये एक पालतू कुत्ता नहीं था, स्ट्रे डॉग, उसने एक बच्ची पर हमले की कोशिश की। गार्ड की मुस्तैदी से बच्ची बच गई। 18 अक्टूबर नोएडा में ही एक बुलेवार्ड सोसाइटी है, जहां पर 7 महीने की एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला किया और हमले में 7 महीने की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया। उससे पहले सितंबर की बात करते हैं। इसी साल राजनगर एक्सटेंशन की चाम कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने, फिर ये लिफ्ट की ही घटना है, पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को काटा। बच्चा दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन ने कोई मदद इसमें नहीं की। अगस्त 2022 में नोएडा में एपेक्स सोसाइटी में डिलीवरी बॉय पर लिफ्ट में कुत्ते ने हमला किया। घायल डिलीवरी बॉय और कुत्ते के मालिक के बीच समझौते के बाद ये मामला खत्म हुआ। और ये सब तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात है। इससे पहले 2022 में ही जून के महीने में लखनऊ में पिटबुल डॉग ने, पिटबुल नस्ल का जो कुत्ता होता है, उसने अपने मालकिन को ही नोचकर मार डाला। घर पर घटना के वक्त सिर्फ बुजुर्ग महिला और पिटबुल डॉग था। महिला के बेटे के घर आने पर पिटबुल को पकड़ा जा सका। तो ये सब जो हादसे हैं, इसे देखकर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप पालतू जानवर जरूर रखें, लेकिन उसकी देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है, जिसे अच्छी तरह से निभाने की जरूरत है। नोएडा में अगर देखा जाए तो नोएडा अथॉरिटी ने इसके ऊपर कुछ नियम बनाए हुए हैं। कुत्तों के लिए नियम है। यहाँ पर इस नियम में ये कहा गया है कि पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य है। पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा। पालतू कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अनिवार्य है। किसी भी बड़ी दुर्घटना पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और घायल के इलाज की जिम्मेदारी भी कुत्ता पालने वाले की होगी। उग्र कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी RWA की होगी। सोसाइटी के बाहर फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, यानी सोसाइटी के अंदर में कम से कम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें खाना ना खिलाया जाए। तो पहले आपको सुनाते हैं कि जो लोग इन सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो इससे परेशान हैं, वो अपनी परेशानियों के बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए, बहुत ही डरावनी घटना है मेरे हिसाब से। बच्चा तो एक्चुअली काफ़ी फहम गया है और उसके अंदर एक
डर बैठ गया है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि वो कभी लिफ्ट में दोबारा नहीं जाएगा। वैसे भी नॉर्मल केस में भी जो भी रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, जिनके पास अपने डॉग्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सबको डॉग मास्क लगाने चाहिए, मफलर लगा के घर से बाहर निकालना चाहिए अगर वो ले जा रहे हैं, और ऐसी घटनाओं को कंट्रोल में करना चाहिए। अथॉरिटी का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी तक कोई भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं आया जो पेट ओनर्स के लिए लागू हो और सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया जाए। 3 बजे 3:15 बजे करीब लिफ्ट में घुसा है, एक कुत्ता भी घुसा है साथ में, उसके ओनर भी थे। उस कुत्ते ने बिल्कुल इसको झकझोर दिया हाथ इसका, और बुरी तरह, मतलब अगर लेवल देखा जाए तो लेवल 3 का काटा है। और मतलब वो लड़का अभी भी बहुत ट्रॉमा में है, बहुत पेन में है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें 90% लोग बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से माइनर्स के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने बड़े बड़े कुत्तों को भेजते हैं घुमाने के लिए। ये बहुत ही हानिकारक है, किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है। घटना ये ऐसा नहीं है, ये तो मतलब मैं अनलकी था कि हमारे साथ हो गया है ना। और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि लोग मतलब क्लोज्ड बचे हैं किसी तरह से, है ना। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कन्फाइंड स्पेस जैसे लिफ्ट हो गया, गैलरी हो गई, कॉमन एरिया हो गया, उसमें किसी भी डॉग को अगर आप रखेंगे तो कुल मिला के वो है एनिमल ही, है ना। वो उसका बिहेवियर कब उस लिफ्ट के अंदर जाके चेंज हो जाए, कब वो काट ले, किसी मतलब इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना कि उसको मजल पहना के चलो, या लिफ्ट में अगर कोई है तो मत घुसो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमसे आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ मुद्दा है, बात करने के लिए हैं अभिषेक चौहान, निवासी हैं लाल रेजिडेंशिया सोसाइटी के, रानू कालरा निवासी ग्रैंड ओमैक्स, संजय महापात्रा फाउंडर हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। आप तीनों का स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत करूंगी अभिषेक चौहान, आप लोगों की सोसाइटी में ला रेजिडेंसिया में किसी तरह का जो नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा के कुछ अलग कानून होंगे, किस तरह के लॉज हैं यहाँ पर पालतू कुत्तों को रखने के लिए या स्ट्रे डॉग्स को लेकर, और क्या क्या यहाँ पे पाला जाता है, नियम जो हैं उनका पालन किया जाता है क्या, और यहाँ कितनी बड़ी समस्या ये होती जा रही है? नगमा जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया। मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, और इससे सभी सोसाइटीज में, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे इस तरीके का कोई ना कोई केस आया ना हो। जो पेट डॉग्स हैं उनका कंट्रोल बहुत जरूरी है, और अभी तक जो देखा गया है, जितने भी केसेस हम लोग यहाँ पे अवेयर होने के चलते सुनते हैं, हमेशा कोई ना कोई नेग्लिजेंस रहता है जिसकी वजह से किसी ना किसी तरीके का अटैक होता रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो कि एक अलग अथॉरिटी है नोएडा अथॉरिटी से, उनकी तरफ से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बने नहीं हुए हैं, ना ही प्रिस्क्राइब करे गए हैं किसी भी सोसाइटी में कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ना पेट डॉग्स के लिए ना स्ट्रे डॉग्स के लिए। मेरी इस चैनल के थ्रू बहुत रिक्वेस्ट है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कि वो जरूर इस मुद्दे को समझें और इसकी सीवियरिटी को समझें, और जरूर कोई ना कोई ऐसे नियम कानून बनाए जो कि पेट डॉग्स पे। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या, आपकी मांग क्या है, किस तरह के कानून चाहते हैं आप लोग सोसाइटी में? लोग डॉग्स रखते हैं, पालतू कुत्ते रखते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह के ब्रीड के कुत्ते, इतने छोटे फ्लैट्स, क्योंकि कोई भी सोसाइटी हो फ्लैट्स छोटे होते हैं, बहुत सारे बड़े कुत्तों के लिए ये सूटेबल नहीं होते, पर लोग शौकिया आजकल ब्रीडर्स से तमाम तरह के ब्रीड्स के कुत्ते ले तो आते हैं, उनके लिए वो फ्लैट्स जो है वहां पे जो जगह है वो पर्याप्त नहीं है। और क्या लिफ्ट्स अलग नहीं होनी चाहिए पेट्स के लिए, बच्चों रेजिडेंट्स के लिए? आपकी मांगे क्या हैं? आप लोग एक सोसाइटी के तौर पे क्या चाहेंगे यहाँ पे? अब मेरी मांग तो यही है, अगर मेरी मांग सुनी जाएगी तो डेफिनेटली आपके चैनल के थ्रू मैं ये मांग जरूर रखूंगा कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए पेट डॉग के लिए। जितने भी पेट एनिमल्स हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कहीं पे होना चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन जरूर सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या एसोसिएशन के पास होनी चाहिए, ताकि कल को कोई हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी उनके थ्रू कन्वे करी जा सके। और ये जितने भी डॉग्स हैं, एटलीस्ट चूंकि इनका माउथ मास्क बहुत इजी होता है, अगर उसको लगा के उसको ले जाएं वो अपने घर से बाहर, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आई थिंक सोसाइटी में। और भी जो यानी कि मजल्स लगाए जाएं जब उनको बाहर ले जाया जा रहा है पब्लिक प्लेस में, ताकि वो किसी पे हमला न करें। रानू जी, आप ग्रैंड ओमैक्स में रहती है, वहां पर किस तरह की क्या कोई नियम है पेट ओनर्स के लिए, पेट्स रखने के लिए? और आपकी सोसाइटी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था, तो वहां की क्या स्थिति है?
जी, यहाँ नगमा जी नमस्कार। नमस्कार। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे रूल्स बनाए गए हैं आफ्टर ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स जितने भी हुए हैं, तो काफी फाइन भी है। इनफैक्ट हमने तो बोला है कि जितने अगर रेसिडेंट लिफ्ट में है तो पेट ओनर और पेट उस लिफ्ट में नहीं आ सकते हैं। दे नीड टू वेट जब तक वो लिफ्ट एम्प्टी ना हो। तो वी प्रैक्टिस दैट। सी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रूल्स तो बन जाते हैं, बट उनको एनफोर्स करना वो हम सबकी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ किसी एक की नहीं है, सिर्फ पेट ओनर की नहीं है, या वो डॉग जो घुमाने के लिए आते हैं उनकी नहीं है, हम सबकी है। अगर आप लिफ्ट में हैं तो आप खुद मना कर दीजिए कि प्लीज आप नेक्स्ट लिफ्ट में आइए। बिकॉज ये हम ऑफ लेट बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि लिफ्ट में कन्फाइंड स्पेस में ऐसे इंसिडेंट थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। सो इट इज, मैं कहूंगी पेट ओनर्स तो को मैंने इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में देखा है काफी लोगों ने ये शुरू भी कर दिया है मजल्स लगाना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आई वुड एनकरेज कि जितने ज्यादा लोग इसको प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। और जितने ज्यादा, अब मतलब देखिए, अब आप उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रख रहे हैं, हमारे लिए भी बिल्कुल वो वैसे ही हैं। अगर वो आप आराम से रह रहे हैं, हमें उनसे क्या तकलीफ होगी, किसी को किसी से क्यों तकलीफ होगी। तो इट्स अ मैटर ऑफ फॉलोइंग रूल्स, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल इट इज। अगर बिल्कुल, हम इस तरह अच्छे की से सोसाइटीज जो हैं वो क्या ये पेट फ्रेंडली हैं? क्या Right. उनके लिए कोई सेपरेट लिफ्ट है? जिस तरह की फर्श होती है घरों में, वो भी बहुत सारे बड़े कुत्तों के लिए बहुत तकलीफदेह होती है, उनका फ्रस्ट्रेशन, परेशानी भी बढ़ती है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि अग्रेशन बहुत बड़ा है पेट्स में। संजय महापात्रा, आप फाउंडर हैं हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के। स्ट्रे एनिमल्स जो आवारा कुत्ते या दूसरे जो जानवर हैं उनकी देखभाल करते हैं, पर यहाँ पर तो समस्या पालतू कुत्तों की भी है, स्ट्रे एनिमल्स के अटैक की भी हमने बात देखी। तो साथ मिलके रह पाए इंसान और जानवर, लेकिन इसके लिए किस तरह की कुछ कायदे कानून होने चाहिए ताकि एक दूसरे को परेशानी ना हो? जी जी, नगमा जी नमस्कार। सबसे पहले हमें रूट लेवल से बात करना चाहिए। वो दो तरफा बात कर रहे हैं, पेट एनिमल्स और कम्युनिटी एनिमल्स डिफरेंट है। कम्युनिटी एनिमल्स दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द आवर सोसाइटी, दे आर पार्ट ऑफ आवर आरडब्ल्यूएस। पेट डॉग्स दे हैविंग देयर ओन ओनर्स, अपना मालिक है, अपनी पेरेंट्स है। सो पेट डॉग से तकलीफ होता है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द ओनर्स। इफ इन कम्युनिटी एनिमल्स गोइंग टू डू एनी तकलीफ होते हैं, दैट्स गोज टू आवर गवर्नमेंट। हाँ, हमारा गवर्नमेंट याद कर रहे, बट रूट लेवल में मैं बात करूंगा। अगर कोई पेट ओनर पेट किसी को बाइट कर रहे हैं या कहीं सोसाइटीज में जा रहे हैं और लिफ्ट में जा रहे हैं, अगर किसी के साथ इस हादसा होने, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द पेट ओनर। और यहीं पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जो आरडब्ल्यूए है, आरडब्ल्यूए कोई रूल्स नहीं बना सकते पेट को लेके या किसी रूल्स को लेके। रूल्स बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल बनाएगा। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सही तरीके से एक रूल्स बने। जैसे मेरे घर में पेट है, ये मेरे एक फैमिली मेंबर है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ठीक है संजय महापात्रा, इसका इस समय कनेक्शन खत्म कट गया है। हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स यानी कि जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, जो पालतू नहीं हैं, उनकी देखभाल से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पेट ओनर्स हैं उनके लिए ये रूल्स अलग हैं, इसलिए क्योंकि जो वही जिम्मेदार हैं जो ओनर्स हैं उन पालतू जानवरों के, तो उनको किस तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसा अभी कह रही थी, यहाँ पर हमारे साथ रानू मौजूद हैं कि उनकी सोसाइटी में अब कम से कम वो मजल लगाना और तमाम चीजें जो हैं लोग कर रहे हैं, पर क्या दूसरी सोसाइटीज में भी हो रहा है? अभिषेक जी, आपके यहाँ क्या देखा जाता है? और जो भी कुछ आपने कहा, तो वहां पे ग्रेटर नोएडा में तो किसी तरह का कोई नियम नहीं बना है, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ही इसके लिए नियम बना सकती है, या कुछ आरडब्ल्यूए वगैरह भी इसमें काम कर सकते हैं कम से कम, कि लिफ्ट सेपरेट हो या मजल लगा के बाहर निकले, यहाँ वहां पर जो गार्ड्स हैं उनको कोई जानकारी रहे कि कुछ कोई एक नियम कायदे कानून है जिनको सभी लोगों को पालन करना है, और वो लोगों को इस बारे में बार बार बता सकें कि किस तरह से आपको कुत्तों को घुमाना है, किन जगहों पर रखना है, या स्ट्रे एनिमल्स की जो फीडिंग होती है आवारा कुत्तों या आवारा जानवर की भी, उन सब को लेकर किस तरह की जागरूकता बढ़ी है। एक के बाद एक हादसे बहुत हुए हैं, तो ये काफी गंभीर होता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है यहाँ पे अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है। ग्रेटर नोएडा
वेस्ट या ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन या इवन ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी सोसाइटी है, लगभग 150 से ज्यादा सोसाइटीज हैं, एंड आई एम श्योर लाखों लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसकी वजह से जो पालतू कुत्ते हैं या पालतू जानवर हैं, हम लोग को वैसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है टिल द टाइम उनसे किसी को प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक यहाँ पे लोगों को खुद मॉरली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, पर अगर हम किसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगर किसी का प्यार अपने डॉग्स या एनिमल से ज्यादा है तो उसकी चीजें बुरी लग जाती हैं। अगर कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन होगा अथॉरिटी की तरफ से तो वो कम्युनिकेट करना इजी रहेगा, आई थिंक एज ए रेजिडेंट भी और एज एसोसिएशन या WA AOA के चलते। तो मुझे लगता है अथॉरिटी एक बार पहल करेगी जरूर, सारी सोसाइटीज के अथॉरिटीज जितनी भी यानी कि जो मैनेजमेंट एसोसिएशन हैं वहां पे या जो अपार्टमेंट एसोसिएशन हैं वो लोग जरूर इस पे कुछ ना कुछ काम करेंगे और अपने लोकल न्यूज बनाएंगे, लोकल इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेंगे। पिछले जो हादसे देखे गए हैं और जो कुत्ते हमले कर रहे हैं ज्यादातर बड़े कुत्ते हैं सोसाइटीज में, कहीं कुछ इस बात पर, क्योंकि देखिए गुरुग्राम में ये एक नया कानून बना है, उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम जो है कंज्यूमर कोर्ट के जैसा, तो वो उसने गुरुग्राम नगर निगम को आदेश दिया है और उसमें एक पॉइंट ये है कि कुछ कुत्तों को के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है सोसाइटी में रहने में, क्योंकि ये कुत्ते दुनिया के ज्यादातर देशों में कुछ कुत्तों के ऊपर आप उन्हें पालतू की तरह नहीं रख सकते हैं, खास करके अगर आपके पास छोटा घर फ्लैट हो, अगर आपके बड़े घर हो जहां आपकी अपनी जगह जमीन हो वो एक अलग बात है, लेकिन जहां पास लोग रह रहे हों तो उसमें जैसे पिटबुल टेरियर है जिसकी जो हादसा लखनऊ में हुआ था जहां पर एक पिटबुल ने ही अपनी मालकिन को मारा था, वो पिटबुल सबसे खतरनाक कुत्तों में एक होता है। डोगो अर्जेंटीना, रॉटवाइलर, ये सब खतरनाक कुत्ते हैं, इनके ऊपर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध 11 नस्ल के 11 कुत्तों पर खतरनाक नस्ल के कोर्ट ने पूरी तरह से बैन लगाया है। नेपोलियन मैस्टिफ, काफी ऐसे 11 नस्ल हैं इसमें। तो आप लोगों के यहाँ भी सोसाइटी में रानू जी कुछ इस तरह की बात उठ रही है कि आप रॉटवाइलर है, पिटबुल है, इस तरह के कुत्तों को फ्लैट्स में नहीं रख सकते, सोसाइटीज में नहीं रख सकते हैं, ये बातें रेजिडेंट्स को करनी चाहिए। जी ये बातें करनी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग। अभी तो फिलहाल जो था उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रे डॉग डेफिनेटली इज अ बिग मेनेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ग्रैंड ओमैक्स से बायोडाइवर्सिटी पार्क इज लाइक 200 मीटर्स एंड वहां पे कम से कम 10 से 12 कुत्ते होते हैं रास्ते में। तो आप अगर सोचें कि आप अपने वॉक करके अगर आप चाहें कि वहां तक घूमने के लिए चले जाएं बच्चों के साथ, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। मुझे जाना होता है तो मुझे कार निकालनी पड़ती है इतने पास के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आवाज लगातार उठाई जाए और एक रीजनेबल मांग हो कि कुत्ते भी मिले। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे साथ इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो EC के वहां पे गए थे और इस समय वो बात कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी हम उसको कैंडिडेट को एब्डक्ट उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहाँ थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे तो कहाँ रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहाँ से लेके आई उनको और अब कहाँ चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहाँ लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थॉरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए कि भारतीय लोकतंत्र में इलेक्शन की प्रोसेस को मजबूत किया है, काफी हद तक साफ सुथरा किया है, उसको निभाते हुए आज इस अभूतपूर्व मामले पर उतनी ही सख्त कार्रवाई करेगा जितनी की इसमें जरूरत है। सर, एक बयान है उनका, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने मन से नामांकन वापस लिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। कल से एक आदमी किडनैप है, उसको किडनैप कर लिया गया है, आज गन पॉइंट पे लाके उसका नॉमिनेशन वापस कराया गया है। अब वो आके क्या कहेगा बेचारा अगर आएगा अभी तो।
उनके घर वालों के साथ भी बातचीत हुई है? वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रही है। 27 साल के इनके पूरे गुजरात के मॉडल को, गुजरात में इनके भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को देख के, भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख के गुजरात के लोग दुखी हैं। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम को देख के लोगों को लग रहा है गुजरात में भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इस तरह की हरकत की ताकि अरविंद केजरीवाल जी के जो टीम वहां खड़ी की है उन्होंने, उसको चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हरकतें करके। घर वालों से कोई बातचीत हुई है सर? किसी से बातचीत नहीं हो रही, घर वाले भी गायब हैं। कल से घर वाले भी गायब हैं। ईसीआई की तरफ से क्या कहा गया? पूरे ईसीआई की तरफ से हमें अश्योर किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इलेक्शन प्रोसेस को मजबूत करने का काम किया है, वो पूरी इंक्वायरी करेंगे इसकी। हमने राज्य चुनाव आयोग को भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, हमने लिखित शिकायत भी भेजी है, तो इन सब पे तुरंत एक्शन लेंगे वो और इंक्वायरी करेंगे। और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको भी कंसीडर करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन 4 घंटे आपको धरने पर बैठना पड़ा, आपके विधायक भी आपके साथ बैठे रहे, क्या लंबा ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा। हम जब आए थे 2-3 लोग आए थे, ये सब विधायक तो बाद में आए, तभी 5 मिनट के लिए, क्योंकि इमरजेंसी थी, किसी की जान पे बनी हुई है, डेमोक्रेसी की जान पे बनी हुई है। पर ठीक है, मुझे अब उसमें ज्यादा नहीं है, उन्होंने 4 घंटे बाद भी समय दिया, पर हमारी बात को ध्यान से सुना। अब हमसे उनसे अपेक्षाएं रखते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ईमानदारी से, निष्पक्षता से इसकी इंक्वायरी करें और इलेक्शन प्रोसेस की प्योरिटी को बना के रखें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस ईसी दफ्तर से निकले और उसके बाद बताया उन्होंने लोगों को कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार कंचन जरीवाला जो लापता थे कल से, वह आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के बीजेपी ने उन्हें किडनैप कराया, इसलिए उन्होंने अपना और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की कंचन जरीवाला पर, इसलिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया है। ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कंचन जरीवाला को अगवा किया गया और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया गया। तो पुलिस के साथ चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे थे मनीष सिसोदिया, जहां पर 4 घंटे बैठने के बाद उन्हें समय मिला बात करने का और उसके बाद में शायद ईसी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इसकी जांच होगी। लेकिन बहुत दिलचस्प है कि सूरत पूर्व के आप उम्मीदवार जो थे जिन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है, कंचन जरीवाला, उनका क्या कहना है जिन्होंने अपना नाम वापस लिया है? शायद वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। 149 પૂર્વ પૂર્વ વિધાનસભામાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવેલી હતી અને પ્રચાર કાર્ય શરૂ કર્યું હતું। મારા પ્રચાર દરમિયાનમાં અમારા વિસ્તારમાં નાગરિકો દ્વારા મને વારવાર કહેવામાં આવતું હતું કે તમે રાષ્ટ્ર વિરોધી છો, ગુજરાત વિરોધી છો, પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી કરી છે, એમાં તમને સમર્થન અમે આપીશું નહીં। મારા વિસ્તારમાં લોકોનો આવો પ્રતિભાવ મળતા મારો અંતરાત્મા કકલી ઉઠ્યો હતો અને મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી ના લડવાનું મન બનાવીને મારી ઉમેદવારી પત્ર કોઈ પણ પ્રકારમાં દાગ દબાણ વગર પાછી ખેંચી દીધેલી છે, એવું આપ સૌ મિત્ર મંડળને હું જાણ કરું છું। मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कंचन जरीवाला को अगवा किया बीजेपी ने और उनके ऊपर दबाव बनाया उम्मीदवारी वापस लेने का। कंचन जरीवाला कह रहे हैं कि लोगों ने उनसे कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है, इसलिए उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया। तो ये एक इस वक्त बड़ी बात है। और आफ्ताब अमीन पूनावाला ने बेहद शातिर तरीके से खुद को लंबे समय तक बचाए रखा श्रद्धा की हत्या के बाद, लेकिन उसके पकड़े जाने की कहानी बहुत दिलचस्प है, हैरान करने वाली है। आफ्ताब शुरू से ही दिल्ली और मुंबई पुलिस को गुमराह करता रहा पूछताछ के दौरान, लेकिन वो अपने बुने जाल में फंसता गया। 22 मई को झगड़ा कर श्रद्धा ने घर छोड़ा, ये पहले आफ्ताब ने कहा था। आफ्ताब ने यह भी कहा था कि श्रद्धा सिर्फ फोन लेकर गई, कपड़े और बाकी सामान नहीं ले गई। दोनों की कॉल डिटेल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर का पता चला। 26 मई को आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफर से ये अहम जानकारी मिली। 26 मई श्रद्धा का मोबाइल लोकेशन मेहरौली, जबकि इसने ये कहा था पहले आफ्ताब ने कि वो 22 मई को ही झगड़ा करके अपना फोन लेकर चली गई, लेकिन 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन मेहरौली से मिलता है। 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से चैट होती है। दोस्त से
चैट करते हुए श्रद्धा का मोबाइल लोकेशन एक बार फिर से महरौली ही आता है और ये 31 तारीख की बात है, 31 मई। श्रद्धा के मोबाइल फोन लोकेशन पे आफताब चुप रहा, फिर पुलिस के सामने उसने कत्ल का राज खोला। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जो इस खबर को कवर कर रहे हैं लगातार, वो बता रहे हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में किस तरह से आफताब ने छतरपुर दिल्ली के अपने फ्लैट में मौत का ये तांडव रचा, कैसे बेहद शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देने के बाद कई महीनों तक वो दुनिया से अपने इस जुर्म को छुपाता रहा। इस वक्त हम हैं छतरपुर पहाड़ी के उस घर में जिस घर में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला श्रद्धा वॉलकर के साथ रहता था। आप देखें कि घर के बाहर ताला पड़ा हुआ है, चूंकि पुलिस ने यहां से फ्रिज और कुछ सामान जब्त किया है तो घर को सील कर दिया है। यहां पर ताला पड़ा हुआ है। ये देखें नीचे कि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जिसमें जो फ्रिज वो लाया था उस फ्रिज के जो रैपर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अंदर देखिए कि अंदर ये सामने इस घर में 2 कमरे हैं। ये जो अपार्टमेंट है इसकी ये पहली मंजिल है और पहली मंजिल पर आफताब का फ्लैट था। इसमें आप देखिए कि घर के अंदर आफताब के कपड़े पड़े हुए हैं और उसका बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बिस्तर ज़मीन पर लगा हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो सामने लेफ्ट साइड में जो फ्रिज है उसका स्टैंड पड़ा हुआ है। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े रखे हुए थे। तो पुलिस ने इस फ्लैट की छानबीन की है और छानबीन करने के बाद पुलिस ने यहाँ से फ्रिज बरामद किया और बाकी कुछ और सामान भी बरामद किया। पुलिस को यहाँ से बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स मिली हैं और आफताब को जो इंग्लिश की किताबें हैं उनको पढ़ने का शौक़ था। तो पुलिस ने यहाँ से बहुत सारी बुक्स बरामद की हैं। उसका लैपटॉप यहाँ से सीज किया गया है। कुछ और सबूत मिले हैं। लेकिन इस मकान में मुंबई पुलिस जब पहुंची और जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले उसने कहा कि उसके लगातार श्रद्धा से झगड़े हो रहे थे। इसके चलते श्रद्धा मई के महीने में उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर 12 नवंबर को मुंबई पुलिस के साथ पहुंची तो आरोपी इसी फ्लैट में घर के अंदर मिला। जब उससे पूछताछ हुई तो शुरुआत में तो उसने कहा कि श्रद्धा अपने मन से उसे छोड़कर चली गई है और 22 मई को ही वो चली गई थी। तब से उसका मोबाइल बंद है क्योंकि वो अपना मोबाइल अपने साथ ले गई थी, केवल उसके कपड़े इस फ्लैट में हैं। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और ख़ास तौर से पुलिस को एक अहम सुराग तब मिला जब पुलिस ने जांच में पाया कि श्रद्धा वॉलकर के मोबाइल से बैंकिंग एप्लीकेशन से जो आरोपी आफताब है उसके बैंक अकाउंट में 26 मई को 54,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। जब इस बारे में उससे पूछा गया कि अगर श्रद्धा चली गई थी तो 26 मई को उसके मोबाइल से पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए, तब वो थोड़ा घबराया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने 18 मई को ही श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा आरोपी श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑपरेट करता रहा और उसके दोस्तों से बात करता रहा। ये भी एक अहम सबूत था पुलिस के पास जिसके बेसिस पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। तो पुलिस ने इस पूरे फ्लैट की फॉरेंसिक जांच कराई है और यहाँ से जो सबूत हो सकते हैं वो इकट्ठा किए हैं। आगे भी पुलिस कुछ और सबूत यहाँ से इकट्ठा करेगी। लेकिन 15 मई को ही आफताब श्रद्धा को लेकर यहाँ पर आया था और 18 मई को उसने हत्या को अंजाम दे दिया। आप देखें कि सामने जो गली है ये गली इस छतरपुर पहाड़ी इलाके की गली है और यहीं पर जो आरोपी है वो श्रद्धा को लेकर 15 मई को आया था। यहाँ के लोग, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, यहाँ के लोग अब इस गली को 35 टुकड़ों वाली गली कहने लगे हैं। लगातार यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं और हर किसी से अगर आप पूछिए तो वो कहेगा कि 35 टुकड़ों वाली गली। इस तरह से यहाँ पर इस गली का नाम भी लोग बदल कर लेने लगे हैं। तो पुलिस इस जघन्य, बर्बर और
खौफनाक अपराध की जांच कर रही है। जो आरोपी आफ्ताब है उससे पूछताछ कर रही है और लगातार इस मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जो यहाँ पड़ोसी हैं उनका कहना यह है कि आफ्ताब किसी भी पड़ोसी से बात नहीं करता था, वो चुपचाप रहता था और उसके फ्लैट में कई लड़कियां श्रद्धा की हत्या के बाद आती रही हैं और वो लड़कियों को यहाँ पर लाता रहा है। उसने भी माना कि उसने डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों से दोस्ती की थी और श्रद्धा की हत्या के बाद लड़कियों को यहाँ पर बुलाया था। खास बात यह है कि जब लड़कियाँ यहाँ पर आती थीं तब श्रद्धा का शव इसी फ्लैट में फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, लेकिन उन लड़कियों को शायद ये पता हो कि यहाँ पर किसी लड़की की हत्या हो चुकी है और उसका शव यहाँ पर फ्रिज में रखा हुआ है। वो हर रोज़ रात 2 बजे निकलता और श्रद्धा के शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंक देता। तो पुलिस ने यहाँ से कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं और कुछ और सबूतों की तलाश में पुलिस अब इस फ्लैट की फॉरेंसिक जांच आगे और कराएगी, जिससे हो सकता है कि जो फर्श है उससे कुछ खून के धब्बे मिल जाएं, जो किचन है उससे कुछ खून के धब्बे मिले हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी और इस केस में ये अहम सबूत होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है और यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यहां से जो कैंडिडेट हैं वो इसे दिलचस्प बनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया है, जो जातीय समीकरण और शिवपाल यादव संग करीबी के चलते टक्कर देने वाले प्रत्याशी माने जा रहे हैं। रघुराज शाक्य पहले सपा में थे, पार्टी में अलगाव के बाद से वो शिवपाल यादव के साथ चले गए। बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करने से पहले वो मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंचे, साथ ही शिवपाल यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। रघुराज मुलायम और शिवपाल दोनों को अपना राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को इस चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। दावा है कि शिवपाल डिंपल के साथ खड़े हैं, लेकिन अब तक शिवपाल यादव डिंपल के पक्ष में प्रचार करने को नहीं उतरे हैं। जातीय गणित की बात करें तो मैनपुरी में करीब 4,25,000 यादव हैं, 3,15,000 शाक्य और 2,15,000 क्षत्रिय वोट हैं। ऐसे में चुनाव इस बात पे जरूर निर्भर करेगा कि शिवपाल यादव किस ओर जाएंगे। आज केवल नेताजी का आशीर्वाद लेके आया, समाधि निकल रहा था, नेताजी का आशीर्वाद आए, निकल रहे थे, बड़े नेता थे और उनका आशीर्वाद लेके आए। और मैं एक से मैंने कहा ना, मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद में स्टार्ट हुआ। मैनपुरी में सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच के निकले आए, सबसे आशीर्वाद लेके आए। मैनपुरी का मुकाबला दिलचस्प है। रघुराज शाक्य और डिंपल यादव और साथ साथ शिवपाल यादव का एंगल कि वो दरअसल हैं किसके साथ, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। बुधवार का दिन अखिलेश यादव जो कि सपा अध्यक्ष है उनके लिए काफी राहत भर रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव उनके चाचा ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिंपल यादव का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने सैफई में आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि डिंपल उनकी बहू है और मैनपुरी की लड़ाई यादव परिवार कुनबे की बात है, सम्मान की बात है। इसलिए शिवपाल के कार्यकर्ता मैनपुरी में डिंपल यादव का समर्थन करें। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, चूंकि मैनपुरी में 5 विधानसभा है, उसमें जसवंत नगर विधानसभा भी आती है जहां से शिवपाल विधायक हैं, तो शिवपाल के बेटे आदित्य यादव जसवंत नगर विधानसभा में डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। आपको बताएं कि इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा है। देखिए, शिवपाल नाराज हैं, वो डिंपल यादव को नहीं लड़ा सकते हैं, इस पर अब विराम लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने ही शिवपाल के बेहद करीबी रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। शाक्य एक बार सांसद रह चुके हैं इटावा से और 2 बार विधायक रह चुके हैं। पहले सपा से ही वो जीते थे, लेकिन जब शिवपाल 2017 में अखिलेश यादव से अलग हुए तो रघुराज शाक्य भी शिवपाल के साथ आ गए और अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी ने उनको टिकट दे करके संकेत देने की कोशिश की, परिवार की लड़ाई का फायदा उठाई और परिवार के करीबी, शिवपाल के करीबी को टिकट दिया जाए, जिससे संकेत भी जाए कि परिवार एकजुट नहीं है। लेकिन शिवपाल यादव ने
फैसला लिया, कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं वो रघुराज शाक्य को जिताएंगे, लड़ाएंगे, उनके राजनीतिक भविष्य का सवाल है। लेकिन शिवपाल यादव ने परिवार के साथ, अखिलेश यादव के साथ जाने का फैसला किया है, यानी उन चर्चाओं पर, उन स्पेकुलेशंस पर अब विराम लग गया है। आपको बताएं कि मैनपुरी की लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पहले यह था कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। लेकिन फैसला ये हुआ कि आजमगढ़ में जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव हार गए, उपचुनाव में रामपुर में आसिम राजा जो आजम खान के बेहद करीबी है वो हार गए, तो इसलिए इस सीट से डिंपल को लड़ाया जाए। वो पुत्रवधू है मुलायम सिंह यादव की। इधर चर्चा होने लगी कि अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतार सकती है, जो कि दूसरी पुत्रवधू है, बीजेपी में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे रघुराज शाक्य को टिकट देने के पीछे जातीय समीकरण भी है, क्योंकि मैनपुरी की सीट में जहां पर 4,25,000 यादव हैं तो 3,15,000 शाक्य हैं, 2,10,000 ठाकुर हैं। ठाकुर और शाक्य अमूमन वैसे बीजेपी की तरफ रहा है उनका पिछले कुछ चुनाव में रुझान, तो लग रहा था कि रघुराज शाक्य के आने के बाद अगर शिवपाल समर्थन कर देंगे तो राह थोड़ी कठिन होगी डिंपल की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शिवपाल यादव संगठन में मजबूत हैं, मैनपुरी की जसवंत नगर विधानसभा से खुद विधायक हैं और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को लगभग सिर्फ जसवंत नगर से ही 65,000 से ज्यादा लीड मिली थी और वो लगभग 93,000 वोटों से जीते थे। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत की बात है यादव कुनबे के लिए, क्योंकि ये इस इलेक्शन निर्णय ये भी देता या दे रहा है कि आगे शिवपाल और अखिलेश साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। तो शिवपाल ने ये फैसला कर दिया कि फिलहाल मैनपुरी चुनाव के लिए तो अखिलेश के साथ हैं, आगे वो राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे, क्या वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या फिर जो उनका दल है प्रसपा उसका अलायंस बीजेपी के साथ करेंगे, इस पर शिवपाल ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि शिवपाल की करीबी योगी आदित्यनाथ से जग जाहिर है। लेकिन सिर्फ इस चुनाव में यादव परिवार एक साथ एकजुट होकर के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनाव जिताने में पूरी मेहनत करेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता आज बाली में चल रहे शिखर सम्मेलन में स्वीकार की और इसके साथ ही अब अध्यक्षता भारत के पास आ गई है और अगला G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसे समय में ये जिम्मेदारी ले रहा है जब दुनिया तनावों में, आर्थिक मंदी से उब रही है, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभाव से जूझ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। तो अगला जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत में होगा। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। इस बीच इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उनकी बैठक हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी उनकी बैठक हुई।